अरे पढ़ने वालों, अरे नाइन्थ वालों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा गैंग। दोस्तों आपको पता होगा हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपके एग्जाम 9th और 11th के ऑनलाइन हो जाएं। अभी तक कोई पता नहीं चला है। कुछ स्कूल ऑनलाइन एग्जाम लेना चाह रहे हैं, कुछ स्कूल, ज़्यादातर स्कूल ऑफलाइन एग्जाम लेना चाह रहे हैं। उनके ऑफलाइन एग्जाम लेने के पीछे बहुत सारे रीजन है, इनमें एक फीस भी है। अब एग्जाम कैसे भी हो, मेरा उद्देश्य है आपको, मेरा फर्ज है आपको आपकी हेल्प करना हर तरीके से। आज ये वीडियो है, इसमें मैं 9th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स के, साइंस का एक पार्ट है आपका फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, जिनको करने से ही केवल आपके नंबर फिजिक्स में टॉप आ जाएंगे। ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूं। 8 साल का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का, दिल्ली एनसीआर के सारे टॉप स्कूलों में पढ़ा चुका है तुम्हारा भाई। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि इन टॉपिक्स को अगर आप कर लोगे तो आपके नंबर टॉप आएंगे, बिल्कुल जबरदस्त आएंगे। लेकिन दोस्तों एक बात जानने वाली ये है कि जो 9th का प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना चोना बच्चा होता है हमारा, वो 8th क्लास से आता है 9th में, और ये पहली बार होता है उसके साथ जब वो भाई फिजिक्स पढ़ता है, क्योंकि इससे पहले वो केवल डेफिनेशंस पढ़ता है, फोर्स क्या होता है, एनर्जी क्या होती है। यहां पर भाई पहली बार उसका एनकाउंटर होता है फिजिक्स के साथ, जहां पर उसको इक्वेशन प्रूफ करनी होती है, डेरिवेशन करने होते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। और जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, अरे पढ़ाने वालों, अरे टीचर, अरे टीचर्स, अरे मेरे साथ के टीचर्स, आप लोग सोचते हो कि हम उनको 11th की तरह पढ़ा दें। कई स्कूल में तो जो टीचर 11th को पढ़ाता है वही 9th को पढ़ाता है, वहां दिक्कत और भी खतरनाक होती है। और कुछ टीचर तो क्या करते हैं, ये डेफिनेशन पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये दिक्कत आ जाती है वहां पर। तो भाई ये ध्यान रखते हुए मैं वाली वीडियो बना रहा हूं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, और इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो अभी हम आ जाते हैं इस वीडियो के सामने। ये आपको दिख रही होगी क्लास 9 फिजिक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। अब इसमें देखिए, आगे चलते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और जो भी आपकी इसमें वीडियो को देखने के बाद जो आपके अंदर थॉट है उनको आप कमेंट करके मुझे बताएं, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। दोस्तों यहां पर क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर 8 है मोशन है, चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, साइंस के चैप्टर हैं, और चैप्टर 10 है ग्रेविटेशन, चैप्टर 11 है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 12 है साउंड। तो ये 4 चैप्टर हैं टोटल। देखिए 1 2 3 4, कितने चैप्टर हैं? 1, एक मिनट पेन ले लेता हूं, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 चैप्टर हो गए हमारे टोटल। पहला चैप्टर इसको मान लेते हैं फिजिक्स के हिसाब से, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको 5वां और इसको 6ठा। अब ये 6 चैप्टर हैं, इनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या डिलीट हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला चैप्टर है हमारा मोशन। आप देख सकते हो मोशन, इस दुनिया में चारों तरफ मोशन ही मोशन हो रही है। आप गाड़ी चला रहे हो, कोई घोड़ा भाग रहा है, कोई बिल्ली भाग रही है, मम्मी काम कर रही है, पापा गाड़ी चला रहे हैं, सारी मोशन हो रही है। और यहां तक कि ब्रह्मांड के अंदर ये सारे सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये सब क्या है? मोशन है, जो आपको दिखा रहे हैं हम। अर्थ सूरज का चक्कर लगा रही है, धरती माता। तो मोशन चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर। अगर आप इसके टॉपिक देखोगे तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, derivation of equations of motion by graphical method, elementary idea of uniform circulatory motion। दोस्तों अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे भैया इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो यार मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट केवल इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन, ये आप जरूर कर लें। इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस जरूर आएंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती हैं, लॉज ऑफ मोशन क्या है, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, सारी डेफिनेशन इसमें आ सकती हैं, ये भी आपको करनी है। लेकिन मेन बात ये है कि मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से एग्जाम्पल इस चैप्टर के करने हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन जरूर करके जाने आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये जरूर करके जाने, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स। इसके अलावा अगर आप अपनी बुक को देखोगे, मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, तो ज्यादातर पेपर एनसीईआरटी से बनते हैं, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो आपको करने हैं वो बता देता हूं मैं। एग्जाम्पल करने हैं आपको भाई 8.2 जरूर करना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो 8.3, ठीक है, ये सारे कर लेना। और जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 107 पर
इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 ये वाले, पेज नंबर 107 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले, इसमें से आप केवल फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और इसमें कोई भी आपको डाउट हो किसी चीज में तो आप बता देना। इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से जरूर करके जाना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि भैया एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं न्यूमेरिकल वो कौन से करें हम। तो इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, ये अब्दुल वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 8 ग्राफ वाला क्वेश्चन। भाई ये तीनों क्वेश्चन जरूर करके जाना। अरे नाइन्थ वालों, इस चैप्टर में से मैंने आपको केवल कितने क्वेश्चन बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 क्वेश्चन बताएं इस चैप्टर में से। अगर आप ये 9 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके फुल नंबर आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा आपको विश्वास दिला रहा हूं मैं आपको। ये केवल 9 क्वेश्चन कर लेना। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ दिखाया आपको, इस चैप्टर में से अलग अलग स्कूलों के जो पेपर होते हैं उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए देख लीजिए, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाए हैं। अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन बहुत स्कूल पूछते हैं, इसको आप जरूर कर लेना। फिर पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सैटेलाइट व्हेन इट मेक्स अ कंप्लीट राउंड अलोंग इट्स सर्कुलर पाथ। जब कोई सैटेलाइट पूरा चक्कर लगा लेता है सर्कुलर पाथ पर तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है, सबको पता है। एक्सप्लेन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। ये लॉज ऑफ मोशन में से दे दिया तो इसको छोड़ देना क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का है। फिर पूछा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर करके जाना। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो कमेंट कर देना वीडियो में, भैया हमसे नहीं हुआ, तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एक स्कूल ने डीपीएस स्कूल, एक मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा डीपीएस है, उसने ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जो क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना चाहिए भाई। इन्होंने लिखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, व्हाट विल यू इन्फर अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये क्वेश्चन भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर करके जाना। तो ये हमने कर दिया आपका मोशन चैप्टर खत्म इंपॉर्टेंट के हिसाब से, और मैंने आपको बता दिया स्कूल वाले किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन वो है दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया। ये क्वेश्चन ही मैंने 4 क्यों लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे अलग अलग स्कूलों के पेपर में। मैंने दिल्ली एनसीआर के जो सारे अच्छे अच्छे स्कूल है वहां के पेपर चेक करे, 3-4 दिन लगे मुझे, और उसमें से ये क्वेश्चन 4 मैंने देखे बार बार रिपीट हो रहे हैं। इवन साउथ इंडिया के जो स्कूल हैं, चेन्नई के, बेंगलोर के, ओडिशा के, वहां के स्कूलों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे सीबीएसई वाले। चैप्टर नंबर 9 आ जाता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अरे पढ़ने वालों, अरे 9th वालों, फुटबॉल सब खेलते होंगे। ये बच्ची जो है अपना बास्केटबॉल खेल रही है, ये लड़का क्या फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है, टांगों को देखिए, आप देख रहे हैं, आप भी खेलते होंगे, मजा आ रहा है पूरा है। मजे के बाद क्या होती है, सजा होती है। सजा क्या होती है, एग्जाम आ जाते हैं। कब, और एग्जाम सजा कब होती है, जब हम पढ़ते नहीं। चैप्टर 9 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमने रॉकेट का एनिमेशन दिखाया आपको। तो सारी जो मोशन होती है वो किस तरह से होती है, इस चैप्टर में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं मैं आपको। पहला, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको जरूर करके जाना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तीनों लॉ। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन को चेंज नहीं करती है। ये है हमारा न्यूटन्स लॉ का पहला मोशन। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं इसी लॉ को। अच्छा, दूसरा है हमारा सेकंड लॉ, F इजिकल टू एम ए। इसका क्या मतलब है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, दैट इज F इजिकल टू एम ए। और थर्ड लॉ तो सबको याद होता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। कोई छोटा बच्चा अगर अभी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हो और आप पहुंच गए हॉस्पिटल देखने उसको, आपके किसी घर वाले मौसी वोसी का बच्चा हुआ हो, तो आपने उससे पूछा छोटे बच्चे से, बेटा व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो बोलेगा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बता देगा वो। मतलब आपने उसको चूंटा, चूंटी लगाई तो एकदम, तो ये हुआ रिएक्शन, और जो आपने किया था वो क्या था, एक्शन। तो बच्चे को पता है ना एक्शन रिएक्शन लो, मान गए। तो इनर्शिया क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी चेंज के, अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहोगे, अगर वो चल रही है उसको आप रोकना चाहते हो, या वो चल रही रुकी हुई है तो उसको आप चलाना चाहते हो, तो उसका अपोज करती है। जैसे आपकी मम्मी आपसे कहती है पढ़ लो, तो आप मैं नहीं पढ़ रहा हूं, या आपका मन कर रहा है वीडियो गेम खेलने का है, फ्री फायर खेल रहे हो आप, पापा ने कहा क्या कर रहा है मोबाइल दे, तो ये आपके अंदर गुस्सा है, गुस्से में क्या रिएक्शन है। तो ये जब हमारे अंदर कोई चेंज करने की कोशिश करता है एक्सटर्नल फोर्स, तो हम उसका विरोध करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया।
इनर्शिया कई तरह का होता है, इनर्शिया एंड मास में डिफरेंस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है? द मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड एक्सीलरेशन, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? F इजिकल टू एम ए। सो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसमें कुछ नहीं करना, दो ऑब्जेक्ट लेनी है, इनकी टक्कर हुई, इनका मास है m1, इसका मास है m2। टक्कर से पहले इनकी वेलोसिटी कितनी थी? u1 u2। टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v1 v2। तो बस आपको लिखना है m1 u1, सब कुछ भूल जाओ तो लिख देना, प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये आपको इसमें लिखना है। तो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्या क्या हुआ? इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट हुआ सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन तीनों, फिर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन। अच्छा, रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन इज द नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जाए तो एक्सीलेट हो रही है, और अगर आपने ब्रेक लगा दी तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इस चैप्टर में से ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताया, और साथ साथ मैंने आपको सारी डेफिनेशन भी यहाँ पर रिवाइज करवाई है। अच्छा, हमने अलग अलग स्कूलों के जो टॉप स्कूल से दिल्ली एनसीआर के, साउथ इंडिया के, उनके पेपर छान मारे, उनके पेपर को एनालिसिस करके हमें टोटल ये क्वेश्चन मिले जो बार बार रिपीट हो रहे थे। पहला क्वेश्चन था, मेंशन द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक एंड द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। जब हम किसी ब्लैंकेट को या किसी चादर को झाड़ते हैं, झटके से झाड़ते हैं, ऐसे धोबी को देखा हो आपने, कपड़े धोकर ऐसे झटकते हैं धूम, या मम्मी कपड़े धोती हैं वॉशिंग मशीन के बाद भी, तो वो तार पे डालने से पहले उसको ऐसे करती है धूम, तो उससे आपने कहा बहुत सारी ड्रॉपलेट्स निकल के जाती हैं। तो ड्रॉपलेट्स नहीं होती, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो ये इस पे आ गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक ये पूछा है, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। वो कह रहा है कि जब एक्शन रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल है तो घोड़ा फिर गाड़ी को खींचता कैसे है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, इसका आंसर कमेंट में करके बताना। जो बेस्ट आंसर देगा उसको मैं एक प्राइज दूंगा, और उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन करूंगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि जब कोई घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो जब एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं तो घोड़ा कैसे खींच सकता है गाड़ी को फिर? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल हो गए तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, तो घोड़ा तो फिर गाड़ी को खींच नहीं सकता। अच्छा, एक है क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी इंग्लिश दोनों है, क्योंकि जो सीबीएसई का लॉ है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों होती है। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। ये डेफिनेशन हुई। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम खाना खाते हैं तो जो खाने के अंदर एनर्जी होती है केमिकल, वो हमारे अंदर जाकर स्टोर हो जाती है, फिर हम काम करते हैं तो फिर वो दूसरी एनर्जी चली जाती है। इसके अलावा आप धनुष को खींचते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, आपने छोड़ दिया बाण तो वो कौन सी हुई? काइनेटिक एनर्जी हुई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बार स्कूल में पूछा गया है, इसको आप जरूर पढ़ें। और ये क्वेश्चन मैंने दिया है कि आप कमेंट करके बताना जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं। अच्छा, 9th वाले ही नहीं, अगर इसको 10th वाले भी देख रहे हो तब भी इसका आंसर देना, 11th वाले देख रहे हो तब भी इसका आंसर देना। वैसे भी 9th और 11th की फिजिक्स काफी सिमिलर है, तो 11th के बच्चों को 9th के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, और 9th वाले 11th के तो नहीं कर पाएंगे, बट अगर 9th में ढंग में पढ़ लिए तो 11th बहुत ईजी लगेगी। फिर एक क्वेश्चन ये भी है जो काफी स्कूलों में आया, A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and come to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? तो F इजिकल टू ma पे होगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन लगाकर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये आपको आता है कमेंट करके बताना और इसका आंसर कमेंट करना मुझे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में आप देख सकते हैं सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा रहा है और लगातार घूम रहा है। तो बहुत से बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सैटेलाइट धरती का चक्कर लगा रहा है लेकिन सैटेलाइट नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये भी है कि अर्थ भी सन का सैटेलाइट है, अर्थ सन के तरफ घूमती है तो सन के ऊपर चिपक क्यों नहीं जाती? या चंद्रमा जो है मून, वो धरती के ऊपर चिपक क्यों नहीं जाता अगर ग्रेविटेशन की वजह से? ये मेरा क्वेश्चन है, अगर हिम्मत हो तो आंसर देना। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जो, चलो वो बाद में पूछूंगा, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। ग्रेविटेशन चैप्टर में से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं। पहले रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर पूरा हट चुका है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पूरा हटा दिया है, मजे आ गया आप लोगों के, थ्रस्ट प्रेशर सब हट गया। बॉयंसी क्या होती है ये भी नहीं आएगा, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ये भी हटा दिया। इस चैप्टर के जो थोड़े टफ टॉपिक थे वो हटा दिए, मजे आ गए तुम्हारे। अब बचा इसके अंदर ग्रेविटेशन।
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो पहला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का, ये F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि G क्या होता है। G को बोलते हैं UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये डेफिनेशन याद, ये वैल्यू याद रख लेना। एंड व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बहुत से बच्चे फॉर्मूला लिख देते हैं, इससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट masses इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू masses। और ये बन जाता है फिर F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटी पूछ सकते हैं आपसे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। कुछ बच्चों को स्मॉल g में और कैपिटल G में डिफरेंस नहीं पता होता। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब आप किसी चीज को अगर ऊपर से फेंक दो, ड्रॉप कर दो, तो कितने एक्सीलरेशन से नीचे आएगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी वजह से अगर आप एक सिमिलर हाइट से एक हाथी को और एक बिल्ली को एक साथ छोड़ोगे तो हाथी और बिल्ली एक साथ जमीन पर गिरेंगे। ये बात सबसे पहले गैलीलियो ने प्रूफ करी थी, ऐसा वो कहते हैं वेस्टर्न साइंटिस्ट, सच बात नहीं है। ये सबसे पहले हमारे ग्रेट साइंटिस्ट आर्यभट्ट ने प्रूफ कर दिया था। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूं, हमारे देश की ज्यादातर चीजें चोरी करके, हमारे बड़ी बड़ी किताबें साहित्य चोरी करके और बाद में डिस्कवरी करी गई। आई रेस्पेक्ट गैलीलियो बट आई रेस्पेक्ट न्यूटन, बट आइडिया हमसे लिया। हाँ, इन्होंने इसका मैथमेटिकल प्रूफ किए, वो बात मानता हूं मैं, पर आइडिया मेन होता है, आइडिया हमसे चोरी करे और मैथमेटिकल उन्होंने किया, इस बात को मान लीजिए। एक इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, जरूर करके जाना। फ्री फॉल क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो वो ऑब्जेक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से नीचे आती है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फ्री फॉल। फ्री फॉल, जब आप उसमें बैठते हो जॉइंट व्हील में, वो होती है बड़े वाला हिंडोला ऐसे, तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो गुदगुदी से होती है ना, तो वही फ्री फॉल होता है, उसमें आपको वेटलेसनेस फील होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। इस चैप्टर के जब हमने अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन पेपर छान मारे तो हमें इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। पहला क्वेश्चन ये मिला, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 kg, फाइंड द वेट, तो W इज इक्वल टू mg लगाना है, और m 20 और g की वैल्यू 10 ले लो तो 200 न्यूटन, याद रखना वेट की यूनिट न्यूटन होती है। व्हाट विल बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून, मून के ऊपर g की जो वैल्यू होती है g डैश, वो g का 1/6 होती है, तो वहां पर आप लिख लेना। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का हो गया। एक क्वेश्चन ये है कि धरती पर किसी का वेट इतना है, तो बताओ उसका वेट चांद पर कितना होगा। एक वैल्यू ये पूछी है, तो ये जी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि आपको दो मास दे देगा m1 और m2 और डिस्टेंस दे देगा, तो आपसे कहेगा बताओ उनके बीच में फोर्स कितना है, तो आपको लगाना पड़ेगा g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, भाइयों बहनों, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं भाई, अब तो कर लेना यार, पूरे नंबर ले आओगे, इतना सा कर लेना बस। नेक्स्ट, अच्छा 1 मिनट, इस चैप्टर में जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं आपको। इस वाले चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से करें भैया, तो इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, और मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूं। बोर्ड खोल लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें से एनसीईआरटी से क्या करें, एनसीईआरटी से क्या करें, इस चैप्टर में से एनसीईआरटी से क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो पहले मैं बताता हूं एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स एंड इन टेक्स्ट, ठीक है, और इधर बताऊंगा मैं एक्सरसाइज से क्या करें, एक्सरसाइज से, ठीक है, दोनों लिख देता हूं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं चैप्टर की, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की, तो एग्जाम्पल 9.1 ये करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। बंदूक वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना एक 9.6, ज्यादातर तो आपको, अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो बस एग्जाम्पल कर लेना आप, ठीक है। इसके बाद भाई थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कर लेना अगर टाइम मिले तो, टाइम मिले तो करना इसको। 9.7 अगर एक्सरसाइज पाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस चैप्टर में, आपको दे रखे हैं 18 न्यूमेरिकल पूरे, लेकिन आप सारे मत करना, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं इसके। एक तो चौथा क्वेश्चन करना, कॉन्सेप्चुअल है काफी ज्यादा, एक छठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 7वां करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सारे करना, जो अच्छे बच्चे सारे कर लेना, लेकिन जो बच्चे जिनके पास टाइम कम है, जो पहले नहीं पढ़े, वो करना जो मैं बता रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। 11th, माफ करना थोड़ा ज्यादा है इसमें, 13th और 18th, ये हैं इसकी एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, अरे पढ़ने वालों स्क्रीनशॉट ले लो, इतने इंपॉर्टेंट कोई नहीं बताएगा तुम्हें, तुम्हारे स्कूल के टीचर भी नहीं बताएंगे भाई। ये रहा, ठीक है। अब मैं वापस जा रहा हूं अपने बोर्ड पर, उस पर। अच्छा, इससे पहले जो चैप्टर था हमारा, इसके मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे आपको, हाँ बता दिए। चैप्टर मोशन था पहला, मोशन के सारे इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने आपको एनसीईआरटी के, ये जो अलग अलग स्कूल में आए वो बता दिए। इसके बाद हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आया, इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दिए थ्योरी के, और मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन से स्कूल कौन कौन से आए हैं, और एक बोर्ड अभी बताया था आपको बोर्ड पर कि कौन कौन से। अब चैप्टर नंबर 10 आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में मैंने आपको बता दिया है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सब कुछ सारे इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज में से कौन से क्वेश्चन आएंगे वो बता देता हूं मैं आपको। तो बोर्ड खोलते हैं उसके लिए कि आपकी एनसीईआरटी में से क्या क्या करना है। तो ये तो उस चैप्टर का है पिछले वाले का, लॉज ऑफ मोशन का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ग्रेविटेशन पर आता हूं। ग्रेविटेशन के एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, एनसीईआरटी से क्या करें, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं, सर एनसीईआरटी से क्या क्या करना है। तो भाई इस खाने में लिखूंगा मैं एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट, जो ब्लू टेबल दी होती है, और इसमें से दूंगा मैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं आपको। चूंकि आपको पता है थ्रस्ट, प्रेशर सब कुछ आर्किमिडीज से हटा दिया है, तो वो क्वेश्चन अब नहीं करने आपको। मजे आ गए आपके। केपलर लॉ भी नहीं पढ़ना। सबसे पहले एग्जाम्पल 10.1 जरूर करना। और मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ सारे बच्चों को, चाहे वो 9th 11th 10th कोई से बच्चे हों, किसी भी बुक का पहला एग्जाम्पल जरूर किया करो। जब टीचर पेपर बनाता है तो सोचता है चलो भाई इसको कर लेता हूं। अच्छा, आपके ना पेज नंबर 135 पर, पेज 135 पर कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू निकालना सिखा रखा है। स्मॉल जी की वैल्यू ये जरूर कर लेना। ये देखो 10.2.1, 10.2.1 में स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 कैसे आती है सिखा रखा है, इसको प्लीज पढ़ लेना भाई। दिखा दिया मैंने आपको, फिर मत कहना बताया नहीं भैया आपने। इसके बाद एग्जाम्पल 10.3, इधर जो भी एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बस और कुछ नहीं करना, फिर तो थ्रस्ट प्रेशर शुरू हो गया। एक्सरसाइज में कौन से करने हैं, 3rd क्वेश्चन कर लेना बस। तीसरा क्वेश्चन, पेज नंबर है 143, 143 अंग्रेजों के लिए। और भाई 7th छोटे छोटे क्वेश्चन है, 8th 9th ये सब 1 मार्क क्वेश्चन है। 1 मार्क मतलब जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इनसे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो बनाऊं क्या। और 9th के बच्चों को जिस चैप्टर में दिक्कत हो वो कमेंट कर देना, भैया ये चैप्टर पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा मैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से तो पूरा पढ़ाएंगे। अच्छा 14 चैप्टर जरूर कर लेना क्वेश्चन, और एक 16 कर लेना। बस ये है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही करके जाओगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, भगवान जी ने चाहा तो। वापस चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन वो थे जो अलग अलग स्कूलों में आए थे। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में से मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। वर्क डन बाय ए फोर्स, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के 2 पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वर्क डन इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर थीटा एंगल पर फोर्स लगाया हो तो W बन जाता है फिर Fs cos थीटा। तो ये आपको करना है जरूर। और फिजिक्स में वर्क तभी होता है जब डिस्प्लेसमेंट हो। इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो वर्क। मान लो आपने एक मजदूर बुलाया घर पर, आपने उससे कहा 5000 ईंट छत के ऊपर ले जा, वो ले गया। उसने कहा जी एक ईंट के 1 रुपया लूंगा, तो उसके कितने रुपए हो गए, 5000। फिर आपने कहा नहीं ऐसा कर वापस ले आनी चाहिए, तो वो फिर सारी ईंट वापस ले आया। उसने कहा बाबूजी 1 रुपया फिर लूंगा, तो उसने 1 रुपया फिर 5000 ईंट नीचे रख दी, तो उसके टोटल रुपए कितने हुए, 10000। लेकिन आप बेईमान थे, आपने कहा भाई तूने जहां ईंट थी वहीं रख दी, तेरा डिस्प्लेसमेंट 0, तो तेरी मजदूरी कितनी हुई, 0। वो रोने लगा, वो मेरे पास आया, मैंने कहा समझ गए ना क्या कहा मैंने फिर। तो एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज एनर्जी। एनर्जी 2 तरह की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², और पोटेंशियल का होता है mgh। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को अच्छी तरह पढ़ के जाना, और इन पर न्यूमेरिकल आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट्स एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इट इज गिवन बाय 12 mv², where m is the mass and v is the velocity. And what is potential energy? The energy due to its special position or height is known as potential energy.
energy, it is given by mgh, where m is mass, g is acceleration due to gravity, that is 9.8, और तुम 10 ले लेते हो उसको बिना कहे, and h is the height, और इन पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है औकात, ताकत। आपने देखा होगा जब पीटीएम में टीचर आपकी झंड करता है पेरेंट्स के सामने, फिर लास्ट में कहता है पोटेंशियल बहुत है जिसमें, पोटेंशियल, अरे घंटा पोटेंशियल है, पहले तो झंड कर दी, पोटेंशियल बता रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? भगवान कृष्ण ने गीता में क्या लिखा? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, हे पार्थ, आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में जन्म लेती रहती है। इसी को अंग्रेजों ने कॉपी मारा और बना दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। अब बात आती है कि भाई इसमें से एनसीईआरटी से क्या करके जाएं, तो खोल लेते हैं अपना बोर्ड और पेज नंबर 3, चैप्टर हमारा नेक्स्ट है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। फिर वही क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी से क्या करें, एनसीईआरटी से क्या करें? अरे भैया बता दो, अरे पढ़ने वालों ये वाले एग्जाम्पल करना, एग्जाम्पल ये और एक्सरसाइज से ये, इधर लिखता हूं मैं एक्सरसाइज, इधर लिखता हूं मैं एग्जाम्पल। अब आते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले प्यारा प्यारा एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर है तुम्हारा 149। इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें से आप पहला और तीसरा, ये दो कर लेना बस, ठीक है, इन टेक्स्ट ये वाले। और भाई पेज नंबर 151, थोड़ी सी तो एनसीईआरटी है तुम्हारी, इसमें तुम परेशान रहते हो बच्चों, इतना आसान। 11.3 एग्जाम्पल जरूर करना। 11.4 थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, ये भी कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में लिखना टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो अगर आप ये भी लिख दोगे खाली कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस पे आपको टीचर पूरे नंबर दे देगा। इतनी सी बात लिख देना बस। और अगर थोड़ी स्मार्ट हो तो लिख देना अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। इसके अलावा एग्जाम्पल 11.7 भी जरूर कर लेना प्यारे बच्चों, अरे पढ़ने वालों। और भाई इसके अलावा 11.8 बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल, और 11.9 माफी चाहता हूं सारे बता दिए मैंने एग्जाम्पल, ये तीनों लगातार, पर इनमें से एक एग्जाम्पल जरूर आएगा आपके स्कूल में। अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज पर। आप पूछोगे भैया कितने क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो टोटल क्वेश्चन है 21, टोटल क्वेश्चन 21। अब मैं कितने बताऊंगा देख लेना, मैं कितने बताऊंगा, कितना अच्छा टीचर हूं मैं, कितना अच्छा बच्चा हूं। 3rd क्वेश्चन करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 6th करना है, सॉरी 4th भी कर लेना, 4th भी इंपॉर्टेंट है। 6th कर लेना, 9th कर लेना, और भाई 10th कर लेना। अब तुम कहोगे सर आपको कैसे पता है? भाई कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, टीचरों को पता रहता है क्या आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना। ये इस चैप्टर का खत्म हो गया मामला। अब हम पहुंचते हैं वापस अपनी स्लाइड पर और देखते हैं हम कहां थे। वर्क एनर्जी पावर में सब कुछ बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं, अलग अलग स्कूलों के पेपर चेक किए 9th क्लास के, और देखा कि क्या क्या क्वेश्चन वो दे रहे हैं। एक स्कूल है डीएवी, मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन सी ब्रांच है। डीएवी स्कूल के पेपर में था व्हाट इज पावर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, डज इट्स वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है क्योंकि हाइट घटती है, तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है? नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे उसकी पोटेंशियल घटती है वैसे वैसे उसकी काइनेटिक बढ़ती है। ठीक है, ये तो लॉज ऑफ मोशन में से दे रखा है। व्हाट इज न्यूटन, तो ये आप देख लेना न्यूटन कितना इंपॉर्टेंट है, डाइन न्यूटन क्या है। फिर ये क्वेश्चन दे रखे हैं न्यूमेरिकल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ये बता दिया। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक, इसमें आपको केवल लिखना k इज इक्वल टू हाफ mv², इसको आपको डिराइव नहीं करना। और पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो आपको लिखना p इज इक्वल टू mgh या u इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है साउंड, चैप्टर 12 है साउंड हमारा। साउंड वेव्स आपको दिख रही होंगी, और अगर आप देखोगे इस चैप्टर में से क्या आएगा, तो भाई तुम इतने लक्की बच्चे हो, इस पूरे चैप्टर को एनसीईआरटी वालों, सीबीएसई वालों ने उड़ा दिया है। इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आएगा इस साल। ये देखो डॉगी बहुत परेशान है क्योंकि ये कर रहा था और इसको लग रहा था कि आप बताओगे साउंड आ रही है नहीं आ रही है, तो कुत्ता भौंक तो रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रही। तो देखो कुत्ता भौंक रहा है
क्या आपको आवाज आई? तो आप ये पूछ रहा है आपसे क्या मेरी भौंकने की आवाज आई? तो आप लिखोगे नो साउंड। इसका मतलब ये चैप्टर नहीं आएगा। तो ये बैच जो इस साल का बैच है 2020-21 का, ये बहुत लक्की बैच भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डिलीट हो गई। ये चैप्टर अच्छे को परेशान करता था। इको बहुत प्यारा चैप्टर था, मेरा फेवरेट चैप्टर था। इसको सीबीएसई ने पूरा हटा दिया भाई, ये तुम्हें नहीं करना भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके चैप्टर। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट टॉपिक में से कुछ भी कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक ना आता हो, कमेंट करके बताना। आपका स्कूल कौन सा है वो कमेंट करके बताना। आप किस शहर में रहते हैं वो कमेंट करके बताना। 9th क्लास के बच्चे हमसे क्या चाहते हैं वो कमेंट करके बताना। और कोई भी चैप्टर अगर आपको नहीं आता, वो पढ़ाना हो तो कमेंट करके बता देना। और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर, अगर आप फेसबुक पर क्लिक करेंगे तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा। देखो फेसबुक पर आप क्लिक करोगे तो मेरा ये पेज है अनुराग दी क्लासेस। इसको आप जाकर क्या कर सकते हो, इसको आप जाकर भाई फॉलो कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर भाई इस पे जाओगे आप ट्विटर पर, तो ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए क्योंकि ट्विटर पर बहुत ज़्यादा अभियान चल रहा है हमारा 9th और 11th के बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन करवाने के लिए। तो ट्विटर पर आप क्लिक करोगे तो मेरा अकाउंट खुलेगा। और ट्विटर पर प्लीज़ आप मुझे फॉलो करिए। एग्जाम जानकारी का हमारा एक यूट्यूब चैनल है एग्जाम जानकारी, जहाँ पर हम सारे न्यूज़ देते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड। तो ये भी आप सब्सक्राइब कर लेना और मुझे ट्विटर पर जरूर फॉलो करिएगा। आप लोगों का समर्थन मुझे जरूरी चाहिए क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। और इसके अलावा आप मुझे कहाँ फॉलो करेंगे, इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, यहाँ पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में दिखा देता हूँ अपना। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पर आप लोग काफ़ी नहीं हो, कुछ बच्चों को पता लगता है कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है जिसमें मैं एक ट्राइपॉड और कैमरे के साथ खड़ा हूँ, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपसे क्या कहूं भाई, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, इस वीडियो को आपने देखा और मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं दोस्तों। अगर इस पूरे 9th की फिजिक्स में कहीं कोई प्रॉब्लम हो बस कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए रेडी खड़ा है भाई। आई लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हम लड़ेंगे, हम फोड़ेंगे और हम कामयाब होंगे। लव यू बच्चा गैंग।